नमस्कार मित्रों, मैं देवाशीष स्वागत करता हूं हिंदी सफर की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था ये जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था, हमने जाना था। और आज हम देखेंगे ये जो हिंदी हमारी राजभाषा हिंदी है, इसकी उत्पत्ति, इसका उद्भव और विकास के बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। और साथ ही हमारी जो मातृभाषा ओडिया है, इसका भी मतलब उद्भव और विकास इस श्रृंखला में ही देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में हम देखेंगे कि सभी भाषाओं का जो माता या जननी कहा जाता है, संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो परंतु डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास या उद्भव नहीं हुआ है, यह क्रमगत रूप से हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। संस्कृत भी कैसा संस्कृत? संस्कृत के दो रूप हैं। पहला क्या है? वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारे जो वेद वगैरह जो हैं, वेदों की रचना इसमें की गई है, ये वैदिक संस्कृत में। इसका जो समय सीमा है वो 1500 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। वैदिक संस्कृत का जो समय सीमा है ये 500 वर्ष रहा है। और इसका जो समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। फिर क्या है? भाषा क्या है? भाषा का एक रूप नहीं होता है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जो है कठिन से सरल की ओर जाती है। तो ये जो वैदिक संस्कृत था पहले बहुत कठिन हुआ करता था। फिर ये वैदिक संस्कृत थोड़ा सा सरल होता है और सरल होने के बाद ये लौकिक संस्कृत बन जाता है। और लौकिक संस्कृत में आप सभी को पता है जो वाल्मीकि हैं, कालिदास हैं, व्यास हैं, वाल्मीकि हैं, इनकी रचनाओं को हम लौकिक साहित्य में देख सकते हैं। वैदिक में वेदों की रचना की गई है, लौकिक संस्कृत में ये जो कालिदास हैं, व्यास हैं, वाल्मीकि हैं, इनकी साहित्य को हम देख सकते हैं लौकिक साहित्य में। और इसका समय सीमा कब से कब तक है ना? 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से, सॉरी माफ कीजिएगा, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। ये कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और इसका जो लौकिक संस्कृत का जो समय सीमा है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर क्या होता है? ये लौकिक संस्कृत है ये भी धीरे धीरे सरल होता है। 500 वर्ष के बाद ये सरल होता है। और कौन सी भाषा का निर्माण करता है ना? पाली भाषा का निर्माण करता है। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भी कह दिया जाता है। प्रथम प्राकृत भी कह दिया जाता है। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भी कह दिया जाता है। और इसकी समय सीमा कब से कब तक है ना? 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक, 0 ईस्वी, ठीक है। इसकी समय सीमा 500 ईस्वी से 0 या 0 ईस्वी तक है। और ये जो पाली भाषा है, आपको शायद पता होगा, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख जो भाषा है वो पाली भाषा है। इसमें गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक रचना है, त्रिपिटक मतलब जो 3 रचनाएं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उसे त्रिपिटक नाम से जाना जाता है, वो पाली भाषा में रचित किया गया है। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। लौकिक संस्कृत में हम कालिदास, व्यास, कवि, वाल्मीकि, इनकी रचनाओं को देख सकते हैं। और पाली भाषा जो है इसमें त्रिपिटक की रचना हुई है, जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख भाषा आप कह सकते हो। फिर क्या होता है? ये पाली भाषा भी धीरे धीरे सरल होता है। पाली भाषा जो है ये भी 500 वर्ष के बाद, 500 साल के बाद ये भी सरल होता है। सरल होने के बाद कौन सी भाषा बनती है ना? प्राकृत भाषा का निर्माण करती है। और प्राकृत भाषा को शुद्ध प्राकृत भी कह दिया जाता है। शुद्ध प्राकृत भी कह दिया जाता है, ठीक है। और और इसको द्वितीय प्राकृत भी कह देते हैं। द्वितीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत क्या है? प्रथम प्राकृत पाली भाषा को कह देते हैं। और इसको प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, या आपको शुद्ध प्राकृत भी देखने को मिलेगा। और इसका जो समय सीमा है 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, ठीक है।
फिर देखते हैं ये प्राकृत भाषा क्या है, ये भी धीरे धीरे सरल होता है, ये भी धीरे धीरे सरल होता है 500 वर्ष के बाद, 500 साल के बाद। और इसका समय सीमा क्या है ना, 500 ईस्वी, ये 500 ईस्वी था। यहाँ पर देखिए 500 ईस्वी से अपभ्रंश का जो काल रहा है, अपभ्रंश का जो काल रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय रहा है। फिर क्या होता है अपभ्रंश साहित्य, मैं बता दूं ये अपभ्रंश साहित्य है जो है, इसमें सबसे प्रमुख कवि स्वयंभू हैं। इनकी रचना एक है पौमचर्यू, इनकी एक रचना है पौमचर्यू। तो अपभ्रंश साहित्य में से सबसे प्रमुख कवि स्वयंभू हैं, इनकी रचना एक रचना है पौमचर्यू। और इसकी समय सीमा कब से कब तक है ना, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है अपभ्रंश की। फिर क्या होता है ना, अपभ्रंश से हिंदी का जन्म होता है, अपभ्रंश से हिंदी का जन्म होता है। ये थोड़ा कठिन था, फिर सरल होकर हिंदी बनता है। और हिंदी जो है ये 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है, 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है वो हिंदी कहलाता है। और ये अपभ्रंश जो है डायरेक्ट ये हिंदी में नहीं आया, ये अपभ्रंश के 6 रूप थे। कई विद्वान 5 मानते हैं पर हम 6 को पढ़ेंगे, कई विद्वान 5 मानते हैं पर हम 6 को पढ़ेंगे। तो 6 रूप जो हैं अपभ्रंश के, उसी में से विकसित होकर हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। और वो आगे पढ़ेंगे। पर एक बात नोट कीजिए कि ये जो हिंदी है, कुछ लोग मानते हैं कि अबहट, ये अबहट हमने लिखा है, अबहट, ये जो अबहट है इसको एक मतलब दूसरी भाषा मानते हैं, परंतु ये दूसरी भाषा नहीं है, ये पुरानी हिंदी को ही, ये जो हिंदी है पुरानी हिंदी को ही जो अब्दुल रहमान क्या कहते हैं ना, अबहट, इसी हिंदी को ही अब्दुल रहमान अबहट कहते हैं। किस में कहते हैं, उनकी एक रचना है संदेश रासक में, ये जो पुरानी हिंदी या हिंदी है इसको ये अबहट कहते हैं, ठीक है। और इसको ही आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसी को ही पुरानी हिंदी कहते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसी अबहट को ही, इसी हिंदी को ही पुरानी हिंदी के नाम से नामित करते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि बहुत बड़े आलोचक हैं हिंदी साहित्य इतिहास में, ये प्राकृताभास हिंदी कहते हैं, इसको ही प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। और विद्यापति जो आदिकाल के हिंदी साहित्य के 4 काल हैं, आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि, प्रमुख कवि विद्यापति जी हैं। और विद्यापति जी ने इसको देसिल बैना कहा है, इसको, ये हिंदी को ही इन्होंने हिंदी भाषा को ही देसिल बैना कहा है। तो देखिए 4 नाम प्रमुख हैं हिंदी को ही, ये जो हिंदी भाषा है इसको अबहट कौन कहते हैं, अब्दुल रहमान कहते हैं। किस में कहते हैं, उनकी एक रचना है संदेश रासक में कहते हैं। फिर क्या है ना, पुरानी हिंदी, इसको पुरानी हिंदी कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर क्या है ना, प्राकृताभास हिंदी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए देसिल बैना किसने कहा है ना, विद्यापति जी ने कहा है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये जो वैदिक संस्कृत है इसका जो समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, इसमें वेदों की रचना की गई है। फिर क्या है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत की जो समय सीमा है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। और इसमें आप कालिदास, व्यास, कवि, वाल्मीकि, इन सभी की रचनाओं को आप देख सकते हैं। फिर पाली आता है, पाली में जो बौद्ध धर्म का प्रमुख भाषा है पाली, इसमें त्रिपिटक की रचना की गई है जो गौतम बुद्ध जी ने लिखा है। फिर देखिए इसे प्रथम प्राकृत भी कह दिया जाता है और इसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी या 0 ईस्वी है। फिर प्राकृत भाषा का निर्माण होता है, प्राकृत भाषा को शुद्ध प्राकृत भी कह दिया जाता है और इसे द्वितीय प्राकृत भी कह दिया जाता है, ठीक है। और इसकी समय सीमा 0 ईस्वी या 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। फिर इसके बाद ये प्राकृत भाषा भी सरल होता है, अपभ्रंश का निर्माण करता है। अपभ्रंश में प्रमुख कवि हमने किसको देखा ना, स्वयंभू, इनकी एक रचना है पौमचर्यू। फिर क्या देखिए इसका जो समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद हमारी जो हिंदी है इसका जन्म होता है और इसका जो समय सीमा है 1000 ईस्वी से अब तक चला है। और ये इस हिंदी को ही अब्दुल रहमान ने संदेश रासक में अबहट का नाम दिया है। पुरानी हिंदी किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं और विद्यापति जी ने इसको देसिल बैना कहा है, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं ये जो हिंदी है, अपभ्रंश से हिंदी का विकास कैसे होता है। अपभ्रंश के विद्वानों ने 5 माने हैं, परंतु हम 6 को पढ़ेंगे। 6 भी मानते हैं, 5 भी मानते हैं, हम 6 को पढ़ेंगे। और 6 में से किस प्रकार ये हिंदी का विकास हुआ है, किस किस तरह से विकास हुआ है, इसको हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। अपभ्रंश के प्रमुख रूप से 5 रूप माने जाते हैं, परंतु हम 6 को पढ़ेंगे। तो देखिए अपभ्रंश के 6 रूप को हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, शोरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है पेशाची अपभ्रंश, तीसरा है ब्राह्मण, फिर महाराष्ट्री, मागधी, फिर अर्धमागधी। एक एक को देखते हैं। ये जो शोरसेनी अपभ्रंश है, इससे किस भाषा का विकास होता है ना, पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, राजस्थानी भाषा का विकास होता है, फिर पहाड़ी हिंदी, फिर गुजराती भाषा का विकास होता है, फिर पेशाची जो है इससे लहंदा भाषा का विकास होता है, और पंजाबी जो पंजाब में पंजाबी भाषा का विकास होता है। फिर जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से सिंधी भाषा का विकास होता है, और जो मराठी है महाराष्ट्री है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा का विकास होता है। फिर जो ये मागधी है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास होता है, बंगला का विकास होता है, और हमारी जो ओडिया मातृभाषा है ये इससे विकास होता है। किससे ना, मागधी अपभ्रंश से ओडिया भाषा का विकास होता है। फिर असमिया का भी इसी से ही होता है। फिर क्या है ना, छठी रूप क्या है अपभ्रंश का ना, अर्धमागधी है। अर्धमागधी जो है इससे पूर्वी हिंदी का विकास होता है, ये हमने देखा। फिर हम देखते हैं, हम हिंदी की तरफ जाएंगे तो देखिए शोरसेनी हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं और 17 बोलियां हैं। हम आगे पढ़ेंगे। 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो ये जो ये जो अपभ्रंश के 6 रूप हैं, इसी में से हिंदी के 5 उपभाषाओं का विकास हुआ है। तो पहला उपभाषा क्या है हिंदी का ना, पश्चिमी हिंदी। पहला क्या है ना, पश्चिमी हिंदी। फिर राजस्थानी आ जाता है, फिर पहाड़ी आ जाता है, फिर क्या आता है ना, ये बिहारी हिंदी आता है, और पूर्वी हिंदी। कितने हुए, 1 हो गए पश्चिमी हिंदी, 1, 2 राजस्थानी, पहाड़ी 3, 4 बिहारी और 5 पूर्वी हिंदी है। ये 5 जो हैं हिंदी की उपभाषाएं हैं। और ये जो 5 उपभाषाएं हैं, इनके अंतर्गत हम 17 बोलियों को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। इनको हम देखते हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, हमने वहाँ पर देखा था। पहला क्या है ना, पश्चिमी हिंदी है, दूसरा है पूर्वी हिंदी है, एक राजस्थानी है, पहाड़ी है और बिहारी है। एक एक को देखते हैं। इधर उपभाषाएं, यहाँ पर बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आते हैं। पहला क्या है ना, खड़ी बोली है, जिसे कोरबी भी कह दिया जाता है। खड़ी बोली को कोरबी भी कहा जाता है। और ब्रज भाषा है, हरियाणी है, और बुंदेली है, और कन्नौजी है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली का विकास हुआ है, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर राजस्थानी जो हिंदी है, इसमें 4 बोलियों का विकास हुआ है। ये पूर्वी राजस्थानी, ये पूर्वी है। पूर्वी राजस्थानी का विकास हुआ है, जिसे जयपुरी भी कह दिया जाता है। और पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी आता है, और उत्तरी राजस्थानी में मेवाती आता है, और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी आता है। ठीक है। फिर देखिए पहाड़ी, ये जो पहाड़ी हिंदी है, इसमें 2 बोलियां आते हैं। पहला क्या है ना, पश्चिमी पहाड़ी, और दूसरा क्या है ना, मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी जो है इसे मंडियाली भी कह दी जाती है। और ये इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्या कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको एक बोली मान देते हैं, और ये इन दोनों को भी एक बोली मान देते हैं, जिसके कारण हिंदी में 18 बोलियां हो जाती हैं, परंतु वो सही नहीं है, 17 ही बोलियां हैं। तो मध्यवर्ती पहाड़ी जो है, इसकी उपबोलियां आप कह सकते हो। कुमाऊनी और गढ़वाली ये मध्यवर्ती पहाड़ी के उपबोलियां हैं। ये बोली है, इसकी उपबोलियां क्या क्या हैं ना, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। उसी प्रकार से पहाड़ी हिंदी के दो बोलियां हैं। पश्चिमी पहाड़ी, जिसे मंडियाली कह दी जाती है, और मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसके 2 उपबोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। फिर देखिए आखिर जो लास्ट है बिहारी हिंदी।
बिहारी हिंदी में तीन प्रमुख जो बोलियां आते हैं। पहला क्या है ना, भोजपुरी और मगही, मैथिली। ये जो भोजपुरी है 17 बोलियों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक व्यवहार की जाने वाली जो बोली है वो भोजपुरी है। ठीक है। और ये जो खड़ी बोली है ये एक साधारण रूप से ये बोली है, परंतु ये एक भाषा का रूप ले लिया है, एक मानक रूप ले लिया है। आज हम जो भाषा के व्यवहार करते हैं, जो कार्यालयी जो भाषा है, पत्राचार जो होता है, उसमें ये खड़ी बोली भाषा का ही ज़्यादातर प्रयोग होता है। देखा जाए तो ये एक भाषा ही है, परंतु ये एक बोली के रूप में ही हम इसको पढ़ते हैं। फिर से देखते हैं, ये पश्चिमी हिंदी जो है इसके अंतर्गत 5 बोलियाँ आते हैं, खड़ी बोली आता है। हम गिनते हैं, पश्चिमी हिंदी में 5 आते हैं और पूर्वी हिंदी में 3 आते हैं, 5 3 8 हो गए। फिर राजस्थानी हिंदी में 4 आते हैं, 8 4 12। फिर देखिए पहाड़ी हिंदी में 2 आते हैं, 12 2 14। और बिहारी हिंदी में 3 आते हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये 14 और 3 मिलकर 17 बोलियाँ हैं। अगर ऑप्शन में आपको 18 मिले और 17 मिले तो आप 17 को ही मारिएगा, क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र की किताब खोल के देखिएगा, पेज नंबर 7 पर उन्होंने 17 ही बोलियाँ माने हैं और प्रमुख रूप से 17 ही बोलियाँ होती हैं, 18 नहीं होती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो हिंदी है हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था। और ये हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी शब्द का अर्थ 3 रूप में देखा जाता है। पहला क्या है ना, विस्तृत अर्थ में, माफ कीजिएगा, विस्तृत अर्थ में एक विस्तृत अर्थ में देखा जाता है। दूसरा क्या है, ये पहला है। दूसरा क्या है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से। भाषा विज्ञान के अर्थ में। तीसरा क्या है, संकुचित अर्थ में। हिंदी शब्द का वर्तमान में 3 तरह का प्रयोग किया जाता है, 3 तरह का जो अर्थ निकलता है हिंदी भाषा से को लेकर। पहला एक विस्तृत अर्थ में, वो क्या है समझेंगे। और दूसरा क्या है, भाषा विज्ञान के अर्थ से। और तीसरा क्या है, संकुचित अर्थ से। अगर हम हिंदी का अगर विस्तृत अर्थ समझेंगे, विस्तृत अर्थ मतलब 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, इनको मिलाकर ही इसका अर्थ निकलता है विस्तृत अर्थ में। हम अगर विस्तृत अर्थ की बात करेंगे, हिंदी की विस्तृत अर्थ की अगर बात करेंगे, ये 5 उपभाषाएं आएंगे और ये 17 बोलियां आएंगे। ठीक है, ये हो गया विस्तृत अर्थ में। और अगर भाषा विज्ञान के अर्थ में देखेंगे, तो ये 8 बोलियां ही आते हैं। ठीक है, ये 8 बोलियां ही आते हैं। ये 8 बोलियां जो हैं, खड़ी बोली है जिसे कोरबी कह दिया जाता है, ब्रजभाषा है, हरियाणी है, बुंदेली है, कन्नौजी है और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये जो 8 बोलियां हैं, इनको भाषा विज्ञान की दृष्टि से या भाषा विज्ञान के अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, हम इनको मिटा देते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से किसको लिया जाता है, सिर्फ 8। ये जो 8 बोलियां हैं और 2 जो उपभाषाएं हैं, इनको भाषा विज्ञान के अर्थ में लिया जाता है। विस्तृत अर्थ में किसको लिया जाता है, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों को लिया जाता है। और भाषा विज्ञान के अर्थ में हम 8 बोलियों को देखते हैं। और संकुचित अर्थ में हम देखेंगे, सिर्फ खड़ी बोली को देखेंगे। संकुचित अर्थ में हम खड़ी बोली को ही देखेंगे, क्योंकि आज हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें पत्राचार होता है, वो इस भाषा में ही हम करते हैं, खड़ी बोली भाषा में ही
ये एक बोली है परंतु वर्तमान एक भाषा का रूप धारण कर चुका है, एक स्टैंडर्ड भाषा का रूप धारण कर चुका है, एक मानक भाषा का रूप धारण कर चुका है। तो ये संकुचित अर्थ में हम खड़ी बोली इसका अर्थ लेंगे और विस्तृत अर्थ में हम जो 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं इसके अर्थ में लेंगे, और भाषा विज्ञान के अर्थ में हम 8 बोलियों को ही लेंगे, जो कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली की जिसे कोरबी कह दिया जाता है, फिर ब्रजभाषा है, हरियाणी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो क्लास है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए और इसी तरह का सहयोग जो है आप निरंतर करते रहिए। यही इतना ही, नमस्कार।